जी प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 पढ़ लें तो मैं करूं। जी ईयर 1 जब एंड हुआ, अच्छा पहले तो इतनी सारी अंग्रेजी भी पता नहीं समझ आई कि नहीं आई। हमने एम्प्लॉइज को टारगेट क्या दिया है? हमने एम्प्लॉइज को कहा है कि आप अगर पहले साल में ही कंपनी के प्रॉफिट नहीं, हाँ ठीक है, प्रॉफिट को ग्रो करवा गए आपकी मेहनत से कितना, तो पहले साल के एंड पे ही शेयर्स मिल जाएंगे। अगर ना करवा सके चलो 2 साल का टाइम दे देते हैं, 2 साल की मेहनत का एवरेज पर ईयर ग्रोथ 13 हो गया तो भी चलेगा, तो दूसरे साल के एंड पे शेयर ले लेना। वो भी ना कर सके चलो एक और चांस देते हैं, तीसरे साल के एंड पे देखेंगे, अगर 3 साल का एवरेज 10% हुआ तो चलो फिर भी दे देंगे आपको। अब ये परफॉर्मेंस कंडीशन है कि सर्विस कंडीशन है? परफॉर्मेंस कंडीशन है, तो इसमें हमें ओवर द पीरियड फैलाना है, लेकिन ओवर द पीरियड कौन सा पीरियड? हमारा बेस्ट अंदाजा। जब ईयर 1 एंड हुआ तो ईयर 1 के एंड तक तो वो लोग कामयाब नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके? प्रॉफिट 18% ग्रो नहीं कर सका, तो पहले साल के एंड पे तो वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन हमारा बेस्ट अंदाजा क्या है, कब होंगे कामयाब? हमारा तब बेस्ट अंदाजा था कि दूसरे साल कामयाब हो जाएंगे, तो हमने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड यानी पर्ची ईयर 1 के एंड पे जो सीडी कैलकुलेट किया होगा वो इस अजम्पशन पे किया होगा कि कामयाब हो जाएंगे कब है, कितने अरसे में? 2। तो हमारे इस बेस्ट अंदाजे के मुताबिक इवेंचुअली कितने लोग कामयाब होने? ईयर 1 के एंड पे 30 लोग छोड़ चुके हुए थे और हमारा ख्याल था कि अगले साल में मजीद 30 लोग छोड़ जाएंगे। तो हमारा ईयर 1 के एंड पे खड़े होकर बेस्ट एस्टीमेट ये था कि ईयर 2 के एंड तक टारगेट भी पूरा हो जाएगा और 60 लोग छोड़ चुके होंगे। तो हम ईयर 1 के एंड पे सीडी बैलेंस कैसे कैलकुलेट किए होंगे? 440 लोग, हर बंदे को 100 शेयर्स, एक पर्ची की फेयर वैल्यू 30, और हमारा बेस्ट अंदाजा कितने साल पे फैलाने का है? तो 1/2। बेस्ट अंदाजा इतने लोग, हर बंदे को इतने शेयर्स, पर्ची की आज फेयर वैल्यू, आज कब? ग्रांट डेट पे 30 रुपए, और चूंकि हम 2 साल पे फैलाने लगे हैं और पहला साल एंड हुआ है तो 1/2। कितना? पक्की बात है? तो पहले साल का एक्सपेंस बन जाएगा 660। दूसरा साल गुजर गया, बीडी आ गया 660, सीडी। दूसरे साल में टारगेट पूरा हुआ? नहीं, दूसरे साल में टारगेट पूरा नहीं हुआ, लेकिन हमें अभी भी उम्मीद है कि तीसरे साल में एंड पूरा हो जाएगा। जब दूसरा साल एंड हुआ, अब हमने अपने एस्टीमेट को 3 साल पे फैलाना है, क्योंकि अब हमें लग रहा है कि 3 साल में जाकर टारगेट पूरा होगा। अब ईयर 2 में क्या हुआ? ईयर 1 में 30 लोग छोड़ चुके थे, ईयर 2 में 28 और छोड़ गए, कितने हो गए? 58 गए, और हमारा अंदाजा है कि तीसरे साल में 25 और छोड़ जाएंगे। तो हमारा बेस्ट अंदाजा कितने लोग छोड़ जाएंगे? 58 छोड़ गए हुए हैं, 25 और छोड़ जाएंगे, 83। तो अब हमारा बेस्ट अंदाजा है कि कितने लोग इवेंचुअली कामयाब होंगे? 417। हर बंदे को 100 शेयर्स, 30 रुपए का, और अब हमारा एस्टीमेट कहां तक चला गया? 3। और हम किस साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं? दूसरे की, 2/3 जी, 830। तो अब हम कितना एक्सपेंस बनाएं? ओह सॉरी, 170। और तीसरे साल ये सीडी बन गया बीडी,
और तीसरे साल के एंड पे फाइनली अब क्लोजिंग करने लगे, मैं इसको सीडी ना भी कहूं, सेटलमेंट कह लूं, लेकिन अब फाइनली तीसरे साल क्या पोजीशन है? तीसरे साल में टारगेट पूरा हो गया, तीसरे साल में टारगेट पूरा हो गया। अच्छा, अगर तीसरे साल में भी टारगेट पूरा ना हो पाता तो जीरो, सब रिवर्स हो जाता। तीसरे साल में टारगेट पूरा हो गया और अब इवेंचुअली कितने लोग कामयाब हुए? 419। तो तीसरे साल के एंड पे 419, हर बंदे को 100, 30 रुपए। और अब चूंकि तीसरा साल भी खत्म हो गया तो 3/3 1257। तो तीसरे साल का एक्सपेंस कितना बन गया? 423। अच्छा, अब इस सारी मेहनत से अगर पूछा हो इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स, तो ये और ये एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स, और मैंने पूछा क्या है आखिर में? एंट्री भी पूछी है। तो अब ये जो हमने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड जमा करके रखा हुआ था, ये हो जाएगा डेबिट। ये पर्ची थी ना, ये हो जाएगी डेबिट, खत्म। कितनी? 1 2। अब इसके बदले क्या हो रहा है? शेयर इश्यू हो रहे हैं, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है। कितने शेयर इश्यू हो रहे हैं? 419 लोगों को 100 और 10, 419। और जो ऊपर वाला है वो शेयर प्रीमियम 838। हाँ जी, कुछ बात बोलने पड़ी कि नहीं? हमने सर्विस, क्वेश्चन 1 में सर्विस कंडीशन थी, तो उसमें तो तय ही थे 3 साल, तो 3 साल पे फैलाया था। क्वेश्चन 2 में परफॉर्मेंस कंडीशन थी, तो हमने अपना एस्टीमेट अपडेट करते जाना है। अच्छा, चाहे सर्विस कंडीशन हो फिर भी हमें एस्टीमेट एम्प्लॉइज का लगाना पड़ेगा। तो हमने चाहे सर्विस कंडीशन हो चाहे परफॉर्मेंस कंडीशन हो, हर साल के एंड पे सीडी कैलकुलेट करना है नए एस्टीमेट्स को यूज करते हुए और क्यूमुलेटिव। देखें, जिन्होंने आखिरकार कामयाब होना है, हमने उन्हीं का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। बीच में जो लोग छोड़ते जा रहे हैं, सीडी कम होने की वजह से एक तरह से वो जो लोग छोड़ रहे हैं उनका एक्सपेंस रिवर्स हो रहा है। हम तो बैलेंसिंग कर रहे हैं ना। ये जो 174 है ना, ये असल में 2 चीजें हैं। एक 417 लोगों का 1 साल का और एक्सपेंस, और दूसरा 23 लोगों का 1 साल का एक्सपेंस रिवर्स। हमने पहले 440 लोगों का हिसाब लगाया था, 417 आ गया। तो वो जो 23 लोग अब हमें लगता है छोड़ जाएंगे, उनका एक्सपेंस रिवर्स भी तो करना है, तो वो नेट इतना आ रहा है। 440 लोगों का 1 साल का एक्सपेंस माइनस 23 लोगों का 1 साल का एक्सपेंस रिवर्स, ये वो फिगर है। जब हमने ईयर 1 सॉल्व करना था तब हमारा बेस्ट अंदाजा था कि 2 साल में टारगेट पूरा होगा, ये लिखा हुआ है साल में। तो हमें उन 2 में से पहले साल की अकाउंटिंग करनी थी। जब ईयर 2 में आए हैं तो अब हमारा बेस्ट अंदाजा है कि 3 साल में टारगेट पूरा होगा। अब उन 3 में से 2 हुए हैं अभी, यहां से आगे 3 नहीं, टोटल 3, तभी तो उन 3 में से 2 गुजर गए। ये सवाल की वर्डिंग से ही पता चल रहा है। हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 चलिए ब्रेक कर लें, फिर सवाल और कंटिन्यू करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 खोलें और आप लोग सॉल्व कर दें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 भी और प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 भी सॉल्व कर दें। आसान है, नंबर ऑफ पर्संस और प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 और 4 सॉल्व कर दें।
आगे, इससे आगे बस वो प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली है, उसका कोई एवरेज निकाला हुआ है कि इतने लोग छोड़ जाएंगे। यानी ये होगा ना कि इतने चांसेस हैं कि 10 लोग छोड़ेंगे, इतने चांसेस हैं कि 20 छोड़ेंगे, इतने चांसेस हैं कि 25 छोड़ेंगे, इतने चांसेस हैं कि 30 छोड़ेंगे, तो एवरेज 20 छोड़ेंगे।
क्यों नहीं किया? हाँ भी प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 किसी पासे लगा तो मैं बात करूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 का डाटा ही अगर समझ नहीं आया, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 में ये कहा हुआ है कि 100 लोग हैं और उनको ना 3 बातें की हैं। 3 उन 100 लोगों को 3 बातें की हैं। उनको कहा है कि आपके पास 3 साल का टाइम है। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 पूछ रहे हैं ना, 3 साल का टाइम है। अगर तो इन तीनों साल में एवरेज ग्रोथ सेल्स वॉल्यूम का 5% कम से कम हुआ तो हर बंदे को 100 शेयर ऑप्शंस मिलेंगी। अगर ये 10 से ऊपर हुआ तो हर बंदे को 200 मिलेंगी, और अगर ये 15 से ऊपर हुआ तो हर बंदे को 300 मिलेंगी। अब यहां पर 2 साल की बात कहां है? हाँ? एंटिटी स्टिल एक्सपेक्ट्स कि टोटल 20 लोग लीव कर जाएंगे बाय द एंड ऑफ ईयर 3। आगे आपको 2 साल का इसमें क्या लग रहा है वो पूछ रहा हूं। तो ईयर 1 के एंड पे खड़े होकर नेक्स्ट 2 ईयर्स तो दूसरा और तीसरा साल ही है ना। हम ईयर 1 के एंड पे खड़े हैं, ईयर 1 में जो हुआ वो तो नजर आ गया। अब हमें अगले 2 साल यानी दूसरा और तीसरा साल उसमें लगता है कि रेट इतना बढ़ेगा, तो हमने हर साल के एंड पे अपडेटेड एस्टीमेट लेना है, अपडेटेड, और क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन करनी है। पहले साल का सवाल सॉल्व करते हुए हमें लगता था कि ये लोगों का जो ग्रोथ रेट है वो 10 से ऊपर जाएगा और हमें हर एक को 200 ऑप्शन देनी होंगी, इसलिए पहले साल का सवाल 200 के ऊपर सॉल्व होगा। लेकिन उसके बाद दूसरे और तीसरे साल में हमारा अंदाजा है कि ग्रोथ 15 से ऊपर ही जाएगी, इसलिए हमें हर एक को 300 देनी होंगी। तो इसलिए दूसरे और तीसरे साल के अंदर 300 शेयर ऑप्शन लेनी है। बाकी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जैसे पहले किया है अभी भी वैसे ही किया है कि जितने लोगों की उम्मीद है कि इवेंचुअली कामयाब होंगे वो नंबर ऑफ पर्सन लिए हैं। हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 300 क्यों लिया है? जब दूसरा साल गुजर गया तो दूसरा साल गुजरने के बाद चूंकि प्रोडक्ट की सेल्स 18% ग्रो कर गई दूसरे साल में, जो कि 2 साल का एवरेज 15% हो गया हुआ है। पहले साल कितनी ग्रो की थी? 12, दूसरे साल 18 ग्रो कर गई, तो 12 और 18 30 ग्रो कर गई, तो 15 एवरेज तो आ गई, और हमें लगता है तीसरे साल में भी 15 से ज्यादा ही होगा। तो अब दूसरे साल के एंड पे खड़े होकर हमारा एस्टीमेट यह है कि जब तीसरा साल आएगा तो हम 15 से भी ऊपर ही होंगे, इसलिए 300 ही शेयर ऑप्शन देनी पड़ेंगे। हमने ये शेयर ऑप्शंस कब देनी है उनको? ठीक है, 3 साल गुजरने के बाद देने। पहले साल भी हम अंदाजा ही लगा रहे हैं, दूसरे साल भी अंदाजा ही लगा रहे हैं। पहले साल एक्चुअली ग्रोथ कितनी हुई थी? पहले साल एक्चुअल ग्रोथ कितनी हुई थी? 12 हुई थी, लेकिन हमारा अंदाजा ये था कि ये 12 ही रहनी है अगले सालों में। ये ईयर 1 के 12 को देख के बात नहीं की है। एंटिटी एक्सपेक्ट्स दिस रेट ऑफ इंक्रीज टू कंटिन्यू ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। यानी हमारा अंदाजा यह है कि जब 3 साल गुजर गए होंगे तो एवरेज ग्रोथ 12 ही होगी, इसलिए तीसरे साल के एंड पे चूंकि 12 ही होगी तो इसलिए 200 ऑप्शंस देनी है, इसलिए पहले साल का सवाल सॉल्व करते हुए 200 ऑप्शंस लिए। लेकिन जब दूसरे साल में पहुंचे तो दूसरा साल बहुत अच्छा गुजरा, और अब हमारा एस्टीमेट यह है कि जब 3 साल पूरे हो जाएंगे तो 15% ऊपर ग्रोथ होगी। यानी हमने जो एस्टीमेट लगाना है ना वो एंड को सामने रखना है कि आखिर में कितने लोग कामयाब हो रहे होंगे। तो नंबर ऑफ पर्सन भी आखिर वाले सोच रहे हैं और शेयर ऑप्शंस भी आखिर वाली सोच रहे हैं, तभी तो अंदाजा रिवाइज हो रहा है। हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 डन। 4 भी करें, अगर अभी नहीं किया तो 4 भी करें।
हाँ जी, इसमें अब उनको दो तरह की ऑफर है। उनको कहा है कि अगर ये टारगेट पूरा कर लिया तो फलानी ऑप्शन मिलेगी, और अगर ये टारगेट पूरा कर लिया तो फलानी ऑप्शन मिलेगी। यानी ये दो तरह की क्वालिटी वाली ऑप्शन है। तो पहले हमारा अंदाजा ये था कि ये फलानी क्वालिटी की ऑप्शन हासिल करेगा, फिर हमारा अंदाजा चेंज हो गया। अच्छा, इन दोनों अंदाजों में वैसे तो सवाल में उलझाया नहीं है, लेकिन अगर उलझाया होता तो ये हम किस दिन की वैल्यू ले रहे हैं? ग्रांट डेट की। ग्रांट डेट की वैल्यू को नहीं करना अपडेट, ये ग्रांट डेट की ही वैल्यू रहेगी। ये मैं भी मेजरमेंट में बताता भी हूं। तभी इन सवालों में आपको वैल्यू दोबारा नई नहीं बताई। इन चारों सवालों के अंदर 30 रुपए, 40 रुपए, 20 रुपए, ये 16 रुपए, 12 रुपए, ये सब आपको पहले दिन की वैल्यूज बताई। ये अपडेट नहीं की, तो इनको अपडेट नहीं करना होता। ये मैं आपको भी मेजरमेंट बताता हूं तो उसमें बताता हूं। तो ये सारी वैल्यूज पहले दिन की यानी ग्रांट डेट की ही कैलकुलेटेड है। इनको अपडेट नहीं किया जा रहा, सिर्फ अपडेशन हो रही है ये और ये अपडेट नहीं हो रहा। ये ग्रांट डेट वाली फिगर है, ये हमारे अंदाजे अपडेट हो रहे हैं, और ये अगर परफॉर्मेंस कंडीशन है तो ये अंदाजा अपडेट हो रहा है। ये 30 रुपए अपडेट नहीं हो रहा जी। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 और 4। अच्छा, अब आप आए चैप्टर में वापस और आइए पेज नंबर 4 पे, पेज 4। हाँ, नहीं, इसका क्या करना है? इसका करना क्या है? ये क्या है? ये क्या है? इसका करना क्या है? या दोनों? शेयर ऑप्शन क्या होते हैं? कंपनी ने एक चिट्ठी लिख दी और जिस बंदे को दी उसको कहा जी आपके पास हक है, 6 महीने का टाइम है आपके पास, आप 40 रुपए कैश देना और शेयर ले लेना। इसको कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस, इसको स्ट्राइक प्राइस भी कहते हैं। ये पर्ची जिसके पास भी है वो जब एक्सरसाइज डेट आएगी वो आएगा, 40 रुपए कैश देगा तो शेयर मिलेगा। ये एक्सरसाइज प्राइस है। इंप्लॉई को ये पर्ची मुफ्त में इनाम में मिल रही है, शेयर इनाम में नहीं मिल रहा, ये पर्ची इनाम में मिल रही है। इस पर्ची की भी वर्थ है। यानी अगर ये शेयर जिसको खरीदने का 40 रुपए का ऑफर है, वो शेयर हो सकता है मार्केट में 75 रुपए का बिक रहा हो, तो इस ऑप्शन, इस पर्ची की भी वर्थ होगी।
इस ऑप्शन की जो फेयर वैल्यू है वो सवाल में बताई हुई है 12 और 16, शायद 16 ना, ये उसके बारे में बताया हुआ है। तो हमने जो अकाउंटिंग में इस्तेमाल करनी है, ये कौन सी फिगर लेनी है? इस शेयर ऑप्शन की एक्सरसाइज प्राइस लेनी है? नहीं, हमने इस शेयर ऑप्शन की फेयर वैल्यू लेनी है जो 16 रुपए बताई हुई है। 40 रुपए जस्ट एक्सरसाइज प्राइस है, जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। सिर्फ 2 क्वालिटीज की शेयर ऑप्शन है, एक अच्छी वाली है, एक हल्की वाली है। तो जो अच्छी वाली है उसकी फेयर वैल्यू 16 रुपए और जो हल्की वाली है उसकी फेयर वैल्यू 12 रुपए। कॉल ऑप्शन है, सॉरी, ये हल्की वाली है 30 रुपए, अच्छी वाली है। तो जो अच्छी वाली है उसकी फेयर वैल्यू 16 रुपए और जो हल्की वाली है उसकी फेयर वैल्यू 12 रुपए। तो हमने अकाउंटिंग करनी है इस शेयर ऑप्शन की फेयर वैल्यू से, 40 रुपए से अकाउंटिंग नहीं करनी जी। शेयर ऑप्शन की भी प्राइस निकलती है, उसकी भी फेयर वैल्यू होती है। और अगर इसकी फेयर ना लग सकती हो तो अगली क्लास में चीज पढ़ाऊंगा इंट्रिंसिक वैल्यू, वो उसकी अज्यूम्ड फेयर वैल्यू होती है। तब इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। जब इंट्रिंसिक वैल्यू पढ़ाऊंगा ना तो उसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे कि एक्साइज प्राइस क्या होती है और फेयर वैल्यू क्या होती है। इस पे करेंगे बात अगली क्लास में। आप नंबर ऑफ पर्सन्स और 16 रुपए लेने हैं या 12 रुपए लेने हैं, इस पे एतराज है तो बताएं। पेज 4 पे है चैप्टर में पेज 4 एंड पे मार्केट कंडीशन। ये मैंने आपको लेफ्ट वाला कॉलम नहीं पढ़ाया था अभी। पेज 5 पे है, पेज 5 टॉप पे मार्केट कंडीशन का डब्बा। ये डब्बा पढ़ के देखिए, कुछ समझ आता है? पेज 5 के टॉप पे मार्केट का डब्बा पढ़ के देखिए। हाँ जी, कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। परफॉर्मेंस कंडीशन की क्या क्या मिसालें हो सकती हैं? ड्यूरेशन, टाइम पीरियड। परफॉर्मेंस कंडीशन, सेल्स का टारगेट हो सकता है, सेल्स का ग्रोथ रेट हो सकता है, किसी रेशो का मेंटेन करना हो सकता है डेट इक्विटी रेशो का मेंटेन करना हो सकता है कि कोई प्रोडक्शन वॉल्यूम से रिलेटेड हो सकता है, प्रोडक्शन क्वालिटी से रिलेटेड हो सकता है कि फलाना जो रेटिंग का इदारा है वो हमारी कंपनी की रेटिंग अगर इतनी कर देगा तो आप कामयाब हैं। तो कुछ भी करने वाले काम हो सकते हैं। एक और काम हो सकता है शेयर प्राइस का टारगेट। हम अपने डायरेक्टर्स को कह सकते हैं कि अगर कंपनी आपने 2 साल में इतनी सक्सेसफुल करवा दी कि उसका शेयर मार्केट में जो भी जलील हो रहा है वो 45 रुपए का कम से कम बिकना शुरू हो जाए, तो फिर आपको इतना इनाम मिल जाएगा। अब ये जो टारगेट दिया गया है, ये टारगेट है शेयर प्राइस से रिलेटेड, कि शेयर प्राइस इतनी हो जाए, चाहे वो शेयर प्राइस अमाउंट में हो जाए, चाहे वो शेयर प्राइस ग्रोथ में हो जाए। यानी चाहे ये टारगेट हो कि शेयर प्राइस कम से कम 25% ग्रो कर जाए। प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, शेयर प्राइस, मार्केट शेयर प्राइस, वो परसेंटेज की शक्ल में भी हो सकती है, इतने परसेंट ग्रो कर जाए, जिसको टोटल रिटर्न कहा हुआ है। ये बीएफडी की टर्म है, टोटल रिटर्न। आप इसको आसान लफ्जों में ये समझ लें कि अगर उनको टारगेट ये दे दिया जाए कि 4 साल में शेयर प्राइस 45 रुपए तक पहुंच जाए, या ये भी टारगेट हो सकता है कि आज जो शेयर होल्डर है उसका रिटर्न कम से कम 20% तक पहुंच जाए, तो उसका रिटर्न बढ़ेगा, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं जो टारगेट दिए जा सकते हैं। ये सब टारगेट एक तरफ, और इस टारगेट को कहते हैं मार्केट कंडीशन। ये अदर देन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन है, ये मार्केट कंडीशन, यानी ये सारी परफॉर्मेंस कंडीशन है, लेकिन इस परफॉर्मेंस कंडीशन को मार्केट कंडीशन कहते हैं और बाकियों को अदर देन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन कहते हैं। ये हम फिर भी कह सकते हैं कि एम्प्लॉइज की मेहनत से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ये तो कंपनी की मुल्क की स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन असरअंदाज होती है, जो करेंसी की वैल्यू है उसका असर पड़ा होता है, बहुत सारा फलाना मसला होता है, वो मियां साहब जेल में चले जाते हैं, मार्केट क्रैश कर जाती है, मैं सब जेल से आ जाते हैं, मार्केट क्रैश से ऊपर चली जाती है। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं। तो परफॉर्मेंस कंडीशंस की ये वाले टारगेट्स फिर हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉय की मेहनत है। इसमें एम्प्लॉय की मेहनत के अलावा और बहुत सारे फैक्टर हैं। तो आईएएस ने ना इस परफॉर्मेंस कंडीशन को अलग कर दिया है, बाकियों को अलग कर दिया, इसको कहा मार्केट कंडीशन। इनका अभी तक हमने क्या इस्तेमाल किया? 2 सवालों में, 3 सवालों में। हम इनके लिए एक बेस्ट एस्टिमेटेड टाइम पीरियड सोच रहे हैं कि ये टारगेट कितने अरसे में पूरा हो जाएगा, और उस टाइम पीरियड को हम अपनी कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इन सब का इस्तेमाल, सेल्स 20% ग्रो कर जाएंगी, इसका क्या इस्तेमाल किया? ये इस्तेमाल किया। कितने शेयर ऑप्शन देनी है, यहां इस्तेमाल किया या यहां भी इस्तेमाल किया? ये तो नहीं किया ना, ये तो आपको सवाल में गिवन था। यहां इस्तेमाल किया है अभी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कि इनको 200 ऑप्शन देनी है कि 300 देनी है कि 100 देनी है, यहां इस्तेमाल किया। 2 साल, 3 साल, 4 साल, प्रॉफिट का टारगेट कितने साल में पूरा हो जाएगा। तो इन सब का इस्तेमाल हो रहा है इनके एस्टिमेट्स के अंदर। मार्केट कंडीशन का इस्तेमाल स्टूडेंट ने नहीं करना, स्टूडेंट को करके दिया होगा,
और वो इस्तेमाल ये है कि इसकी फेयर वैल्यू, किसकी? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू। अगर तो ये एक शेयर है, इसकी फेयर वैल्यू निकालना निस्बतन आसान होता है, लेकिन अगर ये कोई शेयर ऑप्शन है या वो पर्ची है तो इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के मॉडल भी लगाए जा सकते हैं। ब्लैक स्कोल्स मॉडल होता है, बायनॉमियल प्राइसिंग मॉडल होता है। क्या ये शेयर प्राइस का टारगेट पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इस सवाल को, यानी टारगेट पूरा होगा कि नहीं होगा, इस सवाल को इसकी कैलकुलेशन के फार्मूले में डाला जाता है। मुश्किल हो गई बात। एक ब्लैक स्कोल मॉडल है, मुझे तो खैर उसका फार्मूला भी भूल गया, एसीसी में पढ़ाया करता था। ये फार्मूला नहीं है उसका, मैं एक फार्मूला बना रहा हूं, ए बी की पावर सी डिवाइडेड बाय एक्स रूट डी। फार्मूला है, किसी बड़े ने बना दिया। अब इसमें ये मुख्तलिफ फैक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें कहीं शायद कोई प्रोबेबिलिटी भी होती, शायद कोई वॉलेटिलिटी भी होती, बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर इस फार्मूले का आंसर निकाल के दे रहे हैं। ये मुख्तलिफ बुजुर्गों के बनाए हुए मॉडल होंगे। बायनॉमियल मॉडल एक होता है, ब्लैक स्कोल मॉडल एक होता है। क्या ये शेयर प्राइस का टारगेट पूरा होगा कि नहीं होगा, ये इसका जवाब यहां कहीं है। मिसाल के तौर पे हाँ जी पूरा होगा, 80% चांस है कि पूरा होगा, उस 80% का यहां इस्तेमाल हो जाएगा। नहीं 60% चांस है कि पूरा होगा, 60% का इस्तेमाल यहां हो जाएगा। नहीं भाई, मुश्किल से 20% चांस है कि टारगेट पूरा होगा, उस 20% का इस्तेमाल यहां हो जाएगा। यानी ये टारगेट पूरा होगा या नहीं होगा, इस बात का इस्तेमाल इस फार्मूले के अंदर कवर हो जाएगा। उसके बाद जो आंसर आएगा, लेट से 25 रुपए, इस 25 रुपए को लेके बाकी सवाल सॉल्व करेंगे। यानी अगर मार्केट कंडीशन है, बाकी नहीं है, तो एक तो क्या यह कंडीशन पूरी होगी कि नहीं होगी, इस बात का इस्तेमाल इस फेयर वैल्यू के फार्मूले के अंदर हो जाएगा। और एक बार अंदाजा लगा लिया कि हां हो जाएगा, शायद 3 साल लगे, अब हम 3 साल पे ही सवाल सॉल्व करेंगे, इस 3 साल के एस्टीमेट को रिवाइज नहीं करेंगे। अगर परफॉर्मेंस कंडीशन इसके अलावा है तो इनका इस्तेमाल हो रहा था कि 3 साल में पूरा होता है, कि 4 साल में पूरा होता है, कि 5 साल में पूरा होता है। हर बंदे को 100 ऑप्शन मिलनी है, कि 200 मिलनी है, कि 300 मिलनी है। इनका वहां इस्तेमाल हो रहा था और एस्टीमेट राइज हो रहा था कि नहीं हो रहा था। मार्केट कंडीशन हुई अगर, तो इसका इस्तेमाल एक तो इस फेयर वैल्यू निकालने के फार्मूले में होगा, और मतलब एंड इसके लिए जो एक टाइम पीरियड का एस्टीमेट लगाया होगा, वो एस्टीमेट फिर अपडेट नहीं होगा। पहले तो ये पेज 4 के एंड पे लेफ्ट वाला कॉलम पढ़ें, लेफ्ट वाला कॉलम, पेज 4 के एंड पे लेफ्ट वाला कॉलम। कोई भी क्या नहीं, एम्प्लॉइज तो अपनी जगह हैं, वो तो रिवाइज होने, एम्प्लॉइज रिवाइज होने हैं कि कितने लोग इवेंचुअली इस ऑप्शन में, इस ऑफर में एंटर करेंगे, वो एम्प्लॉइज रिवाइज होने, लेकिन इस फिगर ने रिवाइज नहीं होना और ये टाइम पीरियड ने रिवाइज नहीं होना। बताता हूं, हाँ जी, पेज 4 का एंड, पेज 4 का एंड, ओके। नंबर ऑफ शेयर्स डिपेंड करता है कि क्या और कंडीशन है कि नहीं है। अगर सिर्फ मार्केट कंडीशन है तो वो मार्केट कंडीशन, यानी ये मार्केट कंडीशन कि अगर 40 रुपए का शेयर हो गया तो इतनी मिल जाएंगी, अगर 50 का हो गया तो इतनी मिल जाएंगी। नहीं, वो चीज इसके अंदर कवर हो जाएगी, वो इस मॉडल के अंदर कवर हो जाएगी। अच्छा, पेज 4 के एंड वाला लेफ्ट कॉलम डन। उसके बाद आप आए पेज 5 पे। एग्जाम नोट्स में यही दूसरी बात मैंने लिखी हुई है, ये भी समरी लिखी हुई थी ऊपर वाले की, बेसिकली एग्जाम नोट वाला डब्बा, पेज 5 पे एग्जाम नोट वाला डब्बा, उसके अंदर दूसरा, इन केस ऑफ परफॉर्मेंस कंडीशन विच इज अ मार्केट कंडीशन। ओके, इसके बाद हेडिंग है ट्रांजैक्शंस मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड, यानी अगर गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू नहीं निकल रही और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू पे हमने रिकॉर्ड करना है, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी, मार्केट से पता लगा लेंगे। मार्केट से नहीं पता लगा ले तो हो सकता है कोई ना कोई मॉडल हो, ये अंग्रेजी पढ़ के देख लें, केस 1 फेयर वैल्यू निकालना, ये भी पढ़ लें, मेजरमेंट डेट का डब्बा भी पढ़ लें। फॉर एग्जाम्पल अटेनिंग अ स्पेसिफाइड शेयर प्राइस, यानी हमने डायरेक्टर्स को कहा था कि शेयर प्राइस 45 रुपए तक पहुंचा दो, या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ये शेयर ऑप्शन की एक वैल्यू होती है, ये पढ़ानी है अगली क्लास में। इंट्रिंसिक वैल्यू, इसका फार्मूला होता है, उस फार्मूले में भी शेयर प्राइस इस्तेमाल हो रही होती है, तो ये वो इंट्रिंसिक वैल्यू वाली बात है। और परसेंटेज शेयर होल्डर रिटर्न, जो मैं परसेंटेज की बात कर रहा था कि प्राइस इतने % ग्रो कर जाए,
इंट्रिंसिक वैल्यू बतानी है, उसके फार्मूले में भी शेयर इस्तेमाल हो रहा होता है, शेयर प्राइस। हाँ जी, पेज 5 पे केस 1, उसके नीचे लिखे हुए दोनों बुलेट पॉइंट, मेजरमेंट डेट का डब्बा, ये पढ़ लें सारा। वैल्यूएशन टेक्निक्स पढ़ाएंगे नहीं, ये तो आपको कैलकुलेट करके दी होगी, ये आपके स्कोप में नहीं है। बायनॉमियल प्राइसिंग मॉडल और ब्लैक स्कोल्स मॉडल आपके स्कोप में नहीं है, आपको ये कैलकुलेट करके दी होगी फिर वैल्यू। एम्प्लॉइज के लिए वैल्यू किस दिन की निकालनी है? ग्रांट डेट की, और उसके अलावा बाकी पार्टीज जिन दिन उनसे गुड सर्विसेज दी थी। चलें बस ये क्लास 19 यहीं एंड करते हैं।